मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। ती माहिती मला महसूल मंत्री साहेबांना पाठवायची। ती माहिती महासभेत तुम्ही आम्हाला देणार, तुम्हाला द्यायची। ते कसं झालं, काय झालं, ते आरक्षण कसं रद्द केलं गेलं, ठराव कोणी पाठवला, तुमच्या प्रशासकीय काळामध्ये झाला, त्याच्या अगोदर झाला की आता झाला, या जमिनी संदर्भात जो भूखंड मातेने जो काम केलेलं आहे त्याची माहिती तुम्ही आम्हाला द्या। एक माहिती हो, सारी माहिती है, के बाद एक माहिती मांगेंगे, मीटिंग होने के बाद ठीक है, ये बात है। सवाल अगर गलत है, रिजर्वेशन गलत तरीके से हुआ है तो उसकी चौकसी करना चाहिए। मगर ये 11 बजे से 3 बजे तक मुसलमानों को गाली देने के आस्ते बैठे क्या धरने पे जो है ये प्रशासन यहाँ से गया, सरकार इनकी बीजेपी की वो मंजूरी देती उसको हटाने के लिए और गाली चर्चा हो रहा है। Thank you.
उनकी जानिब से मैं आपको बोलना चाहूँगा आपको, और जो पानी पकड़ने के जितने भी जिम्मेदार है ना शहर के अंदर, उनकी सबसे नाअहली ये जो डिपार्टमेंट है पूरे शहर के अंदर पूरा खराबा करके रखा, कहीं भी पानी वक्तों पे नहीं आता। ये तमाम मेंबरान की जितने भी यहाँ बैठे चौधरी जी, कारपोरेटर, नगर सेवक, एक भी वार्ड के अंदर तरीके से अपना वक्त के ऊपर मालूम मैडम पानी नहीं आता। इसकी वजह से मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से मैं ये चाहता हूँ कि ये विषय को आपने जैसे कमिश्नर साहब आपने भेजा, आपका काम नहीं था ये विषय यहाँ भेजने का, और मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से कोई हाल से पानी पट्टी बढ़ने नहीं देगा, कोई हाल से बढ़ने नहीं देगा। आप पहले अपना सुधार करो, शहर के अंदर रोजाना पानी दो, और जो वक्त तय किया गया है 11 बजे से रात के पहले और सुबह 5-6 के बाद और 11 के अंदर जब रोजाना पानी आना, जब भी ये विषय के अंदर लाना, नहीं तो लाना नहीं। 117 में कब्रिस्तान की जरूरत इसलिए भी है कि आबादी उस हिस्से में बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि हाईवे के उधर हमारी 11,000 कॉलोनी भी बनी, और एतराफ में कोई कब्रिस्तान नहीं होने से बड़ा कब्रिस्तान आने जाने में दुश्वारी होती। अभी जो साहब यहाँ बोल रहे थे कि वो 7.5 एकड़ जगह रिजर्वेशन की थी, आज की पोजीशन में मेरी मालूमात ऐसी है कि 2 एकड़ बची है। लोग इलीगल तरीके से नोटरी करके हमारे शहर में कोई भी जगह नोटरी और 100 रुपये के स्टाम्प पे बेच डालते। हमेशा न्याय साहब बोलते थे लोभी गांव में लवाड़ भूखा नहीं होता, जमीनों के साथ तो मालेगांव में यही होता। अब जो 2 एकड़ जगह करीब करीब बची है, उसमें भी वक्त इतना ज्यादा लग रहा है कि वो भी लवाड़ लोगों की नजर में ना आ जाए। इससे पहले उसको जल्द से जल्द अधिग्रहण करना, और जो प्रोसेस है उसको 2 महीने के अंदर मुकम्मल करना, नहीं तो हम फिर महासभा में बैठेंगे तो यही बोला जाएगा कि प्रोसेस चल रहा है। मालिक जो उसका मूल मालिक है उसने 2019 में लेटर दिया, 2019 के लेटर हम 2026 में भी उसके पत्र व्यवहार पे अभी तक प्रोसेस में ही है। तो ये प्रोसेस जो है ना महानगर पालिका का, ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता, और उसमें जो रिजर्वेशन जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद शहर में पूरा नहीं होता। अभी आगे भी डीपी प्लान आने वाला है। हम सारी चीजें तो बहुत अच्छी सोचते कि यहाँ पर डीपी प्लान में ये रिजर्वेशन डाला जाए, कब्रिस्तान का डाला जाए, गार्डन का डाला जाए, दूसरे जो एक्टिविटीज है वो सब एक अच्छा मैच तो बनता, मगर प्रोसेस जो चलता है ना उसमें सारी प्लानिंग, सारा सोचना, सब कुछ धरा का धरा रह जाता। इसलिए कम से कम ये कब्रिस्तान की जो जगह बाकी बची है उसको जल्द से जल्द अधिग्रहण करके और उसका प्रोसेस 2 महीने में मुकम्मल किया जाए, और वो जगह कब्रिस्तान के लिए ली जाए, वहाँ कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि उस हिस्से में बड़ी आबादी है जिनको कब्रिस्तान की दुश्वारी हो रही है। डॉक्टर साहब ये कैसा होगा तुम्हारे वार्ड में, तुम बोलो साहब ओ यादव साहब बात करो, ये कैसा होगा मालूम है क्या? डेवलपमेंट प्लान के मालिक होगा तो वो जो झाड़ू मारने की भाई आती ना, वो साहब इधर झाड़ू मारने की भाई आती ना, गटर में डालने के पैसे देती, उसके बाद जो आता है निकालने का पैसे देता, वो ऐसा डेवलपमेंट प्लान होगा। अपन डालने का भी ये रिजर्वेशन करो, बाद में निकालने का भी रिजर्वेशन, दोनों काम चल रहा है। आज की मिसाल वही है उसकी। ये विषय आया था प्रशासन ने जैसे त्रुटि बताया, तो क्या त्रुटि है ये बताने में, त्रुटि तुम क्या बताते? PLR ऑफिस की तरफ से मोदी की त्रुटि बताते, टिफन अपन ने दिए, ताला अपन ने दिए, मोदी शीट अपन ने दिए, अपन इंडस्ट्री कारपोरेशन ने दी, फिर त्रुटि क्या की? वहाँ पे त्रुटि क्या है? क्या त्रुटि है? यहाँ आकर बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने पहले क्लियर करना, उसमें 117 का क्लियर क्षेत्र निकाल के दिया है। आगे का जो है, आगे का जो जगह है 64 रुपए की, वहां पर भाई अभी यहाँ पे विषय सिर्फ 117 नंबर से आए हैं, तो इसमें क्या त्रुटि?
संपादन क्षेत्र आत्मर करताना आपल्याला फक्त केंद्र नाही करता येणार जे पूर्ण क्षेत्र आहे आदर्श दफन भूमि है, एक मुस्लिम समाज के लिए दफन भूमि है और एक दलित समाज की दफन भूमि है। तो जो मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करने का है वो अवेलेबल है, ये 5 जून का 117 वही है। अभी तुमको स्टेटस मालूम है क्या इसका? तुमने त्रुटि बता कर चले गए, कोर्ट में क्या स्टेटस है इसका? कोर्ट में महानगर पालिका ने ये लिख कर दी है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति नहीं है, हम खरीद नहीं सकते। हाईकोर्ट में महानगर पालिका का एफिडेविट फाइल है। बुलाओ विधि विभाग को पूछो। और आज की महासभा के बाद जैसे ये विषय मंजूर हो रहा, विधि विभाग के जरिए महानगर पालिका ने अपनी खरीदी की तैयारी बताना एफिडेविट करके। अरे कारपोरेशन ने क्या एफिडेविट दी, बोलो ना। अरे तो माहिती नाही आहे, माहिती घेऊन सांगा मॅडम तुम्ही बघा चला आहे विषय क्या आप भी लिए क्या आते वेळ में लिए क्या तुमको माहिती लेके आएंगे साहेब महापौर साहबा ये दिशा भूल कर रहे महासभा की। जब ये एजेंडा निकला 7 दिन 8 दिन पहले तो इनको ये बारे में चौकसी आपको मालूमात देना चाहिए था पहले से। मालूमात लेके आएंगे तो आपको मिला नहीं चाहिए। प्रशासन महासभा का अपमान करता, ये विषय में 3 बार महासभा ने ड्रॉ करके दिए। 2019, 2021, 2020 या 21 में शेख रशीद साहब, 2019 में शेख रशीद साहब जब मेयर थे, जब ये ड्रॉ हुआ, तायरा मैडम के टाइम में ये ड्रॉ हुआ और उसके बाद महानगर पालिका के 2 ड्रॉ लेने के बाद प्रशासन ने ये एफिडेविट फाइल करेंगे हमारी खरीदने की परिस्थिति नहीं है। 10 मिनिट टाइम देंगे, तुम्हें लेके आता सूचना मैंने लाया, अब मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर महापौर मैडम आप लीजिए, मैं इस पे बोलूँ। बात में चर्चा शुक्रिया महापौर मैडम। ये विषय लाने का मकसद ये है कि 10 लोग सिलेक्टेड ही प्रशासन की तरफ से शासन के पास गया, इन 10 लोगों को किया गया। हमारा ऑब्जेक्शन सिलेक्ट करने पे, अगर ये इलेक्ट किए गए होते तो मेरा ऑब्जेक्शन नहीं होता। महासभा ने 2020 में इसको मंजूरी दी थी, ये बात सच है। उस वक्त डिपार्टमेंट ने सारी एचओडी ने उस ठहराव को खंडित करने के लिए भेजने की बात करी, मगर प्रशासक ने, हमारे आयुक्त साहब ने सिर्फ उस पर सिग्नेचर नहीं करे। यहाँ पर बात हो रही है कि महासभा में ही पास हुआ था। अगर वो विषय महासभा में पास हुआ था 14 लोगों का, तो फिर प्रशासक राज्य में प्रशासक ने प्रशासकीय ठहराव 10 लोगों का क्यों किया? 10 ही लोगों को सिलेक्ट क्यों किया गया? इसमें ऐसा है कि रोस्टर जो है, रोस्टर को पूरी तरीके से नियम बाहर ये प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। हम महासभा में महापौर, डिप्टी महापौर, सारे नगर सेवक, रिजर्वेशन का जो रोस्टर विभागीय आयुक्त का क्लास 3 के लिए आया, उसमें टेक्निकल सेक्शन जगह जो है वो 14 है, उसमें 10 जो भरी जा रही है, उसमें एसटी की 3 रिजर्वेशन जगह है, एससी की 2 रिजर्वेशन जगह है, ओबीसी की 2 रिजर्वेशन जगह है, विजय मुक्ति और भटके जमाती ऐसे इनकी 1-1 है और ओपन की 3 है। इन्होंने ओबीसी की जो 2 रिजर्वेशन है उस पे 6 भर लिया, एसटी को खाली छोड़ दिया। तो क्या ये इन समाज वालों के साथ अन्याय हो और ये कानून के खिलाफ नहीं हो रहा है? कानून के खिलाफ प्रशासन कैसे काम कर सकता? दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में 4 लोग गए थे मालेगांव महानगर पालिका के, इंडस्ट्रियल कोर्ट में गए, उसके बाद हाई कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। वो फायर के 4 लोग थे, यानी
और सुप्रीम कोर्ट ने उन चारों लोगों को लगाने में एक बात बोली कि एसेंशियल सर्विस, जरूरी सर्विस है, इसलिए इनको लगाया जाए। और पीरियड इनका जो है बहुत ज्यादा है, लॉन्ग पीरियड इनका हो चुका है और एसेंशियल सर्विस है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर में महानगर पालिका को ही बोली, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये ऑर्डर किसी और पे लागू नहीं होगा जो भले एसेंशियल सर्विस का क्यों ना हो, और ये एसेंशियल सर्विस के लोग नहीं है। इसके अलावा कई लोग लेबर कोड में मानधन वाले ऑलरेडी पेंडिंग है, जिनका टर्म इन लोगों से बहुत ज्यादा है। हमारे लिए सवाल ये है कि अगर ये 10 लोगों को लगा लिया जाए, इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना इनसे कोई लड़ाई है। सवाल है कानून और कायदे से और सिलेक्ट करने के ऊपर सवाल है। सिलेक्ट कैसे तुम कर सकते, आयुक्त साहब सिलेक्ट कैसे कर सकते किसी को? कानून कायदा है कि नहीं है? रोस्टर देखना चाहिए कि नहीं रिजर्वेशन का? ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे यहाँ विधि डिपार्टमेंट है, उनकी राय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर सारे एचओडी ने 2020 के ठहराव को नामंजूर करने के लिए सिग्नेचर की थी, वो पूरा प्रोसेस चला था, तो आयुक्त साहब ने उस प्रोसेस को कंप्लीट क्यों नहीं किया? हिटलर शाही इसी को बोलते हैं कि सारा एचओडी, सारा डिपार्टमेंट एक तरफ काम कर रहा हो और एक आदमी बोले कि मैं नहीं करूंगा, इसको लोकशाही या प्रशासन का काम भी मैं नहीं मानता। ये हिटलर शाही जैसा अगर प्रशासन काम करेगा या एक आदमी हिटलर बन के सारे एचओडी के फैसले को नामंजूर करेगा, ये कायदे के खिलाफ बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वो नहीं देखेगा, ये कायदे के खिलाफ बात है। तो ये सारे मसाइल इसमें जुड़े। 525 लोग ऑलरेडी मानधन थे, अगर तुम ये 10 लोगों को लगाए और उनसे ज्यादा सर्विस जो लोग मानधन पे ले रहे हैं, तो क्या कल वो कोर्ट में जाके इस 10 लोगों के मामले को चैलेंज नहीं करेंगे? क्या आयुक्त साहब ने इसका जवाब देना? ये सारी बातें लिखना चाहिए और ये 10 लोगों को परमानेंट करने का नामंजूरी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको तुमने आज मंजूरी दी तो कल तुम नए लोगों को कैसे भर्ती करेंगे? सारे मानधन के लोग जो कि 35% का कानून शासन ने बनाया है, उस पर अमल करना प्रशासन का काम है। इख्तियार में बैठे हुए लोग तो कभी कभी गलत काम कर लेते, मगर प्रशासन नहीं करता। मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि इख्तियार में बैठे लोग बोल रहे हैं कायदे से करो, प्रशासन न रोस्टर देख रहा है, न सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहा है, अपने मन के मुताबिक सिलेक्ट करके अगर फैसला करेगा तो ये सारे कानून सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। जो जमात और जात के लोगों का हक है उनका उल्लंघन है। तो क्या हम ये सारी इंक्वायरी हमारे सर महासभा लेंगी? क्या हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? प्रशासन ने लिख के देना या हाउस में बोलना कि रोस्टर, जमात ये सारे मसले की जवाबदारी आयुक्त साहब ने बोलना कि मेरी रहेगी, तो इन्होंने लगाना मेरी कोई हरकत नहीं रहेगी। लेकिन इन्होंने ओपनली बोला कि रोस्टर के हिसाब से ये काम कर रहे हैं क्या, और इस पर अगर कोई एसटी जमात समाज वाला अगर कोर्ट चला गया, यहाँ बहुत से एससी और एसटी वार्ड से चुन के आए, उसमें शिवसेना के लोग भी हैं, वो उनके वार्ड में एससी और एसटी जमात वालों को क्या जवाब देंगे? आयुक्त साहब ने उसका भी खुलासा करना। इसमें सीधी सी बात यह है कि 642 लोगों की हमको शासन से मंजूरी मिली भर्ती की। 75 साल देश की आजादी को हुआ तो शासन ने 35% को अलग करके खुशहाली के तौर पे सभी कारपोरेशन को दी। कई कारपोरेशन ने मंजूरी ली, हमने वो 642 कास्टे शासन के पास रोस्टर के लिए भेजा। बराबर बात है कि वहां रोस्टर की जरूरत है, उस भर्ती को करने की जरूरत है, उस भर्ती को करो, उसमें काबिल लोग, इस शहर के जो लोग काबिल हैं वो आएंगे। और ये जो 10 लोग हैं जायदाद निकलना चाहिए, जब सब भर्ती आएंगी हम उसमें इनको अव्वलियत देंगे, इनके एक्सपीरियंस को हम सामने रखेंगे, इनको अव्वलियत देंगे। मगर प्रशासन ने जो भेजा है वो गैर कानूनी काम हो रहा है, उसको नामंजूर किया जाए और पोस्टर को सामने रखा जाए, सारी जमात को सामने रखा जाए और सिलेक्ट करने का काम आयुक्त साहब ने बंद करना, इलेक्ट करने का काम करें। हम इलेक्ट होके आए, सिलेक्ट होके नहीं आए। तो आयुक्त साहब सिलेक्ट करने
करने का काम बंद होना चाहिए और ये 10 लोग मानधन पे हैं, मानधन पे काम करने दो। परमानेंट आज अगर इनको तुम करेंगे कर तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति इतने लोग छोड़ जाएंगे कि महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति संभाले नहीं संभलेगी। और इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? महासभा, नगर सेवक, सारे हॉल के नगर सेवक इस आर्थिक परिस्थिति जो खराब होंगे उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? समाज वाले छोड़ जाएंगे उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैंने अपनी बात रखी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मेरी बात मुकम्मल होगी, मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात मुकम्मल होगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुकम्मल हो गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर 30/9/2025 का, वो भी उसमें क्या हम लोग पिटीशन नंबर था 7949/2025 जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था महानगर पालिका के लिए एसेंशियल सर्विस बोल के 4 लोगों को लेने के बाद, मगर उसी में बोल दिया था कि बाकी किसी लोगों पे लागू नहीं होने वाला, मतलब बाकी सब लोग यानी उसमें नहीं आने वाले। तो ये लिखो। उसके बाद हमको भी बोलने दो, हम आपको उसके बाद जो है विभागीय महसूल खाते का जो स्थापना में महसूल खाते ने जो ये सर्विसेज के लिए जगह खाली थी, वो जो रोस्टर विभागीय आयुक्त ने महानगर पालिका को 14 लोग का मंजूर करके दिया, वो रोस्टर के खिलाफ वो हो रहा है। वो विभागीय आयुक्त का जो पत्र महानगर पालिका का है उसको उल्लेख करो और उसके बाद ये 10 लोगों को मानधन में काम करने की परमानेंट की मंजूरी खत्म करो। 142 लोगों का जो रोस्टर कॉर्पोरेशन ने मंगाया है उसको मंजूरी करके लाओ, जाहिरात दो और इलेक्ट्रिकली लोगों को लगाओ। मैडम पे जवाब दे देंगे। भाई के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बैठती है जो बोलिए वो क्या मुस्तकिल की मैं वही बोल रहा था, कोई टेक्निकल कोर्ट ऑर्डर्स थे तो रोलिंग जैसे कोर्ट ऑर्डर्स क्या क्या आपने रोलिंग में इंक्लूड करे वो बता देंगे। अगर उसके बावजूद प्रस्ताव को महाराष्ट्र पर मंजूरी देती है तो इसके लिए मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और संबंधित डिपार्टमेंट जवाबदार रहेगा। इस तरह महाराष्ट्र राज्य के नगर विकास विभाग भी जिम्मेदार रहेगा। SC, ST, NT, BG, NT और OBC जाति के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी न हो, इसके लिए राष्ट्रीय और राजकीय महिला स्वर्गीय आयोग में भी दाखिल लेना चाहिए। आयुक्त साहब ने आरक्षण का कोई भी विचार न करते हुए ये 10 स्थापना के सिफारिश प्रशासन की सिफारिश से ये जो विषय दिया गया था SC, NT, OBC, BJP या जाती संदर्भात सगळ्यांवर अन्याय होईल व युवकांना अन्याय करण्यात येईल व महाराष्ट्र राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग याच्या अंतर्गत माननीय आयुक्त साहेबांच्या विरोधात तक्रार दाखल व्हावी। प्रशासन काय कैसे कर रहे हैं जरा हमको समझने के लिए क्यों कर रहे हैं, क्या कायदे से कर रहे हैं तो बताओ हमको। माझ्या आम्ही जे आमचे सदस्य सामान्य सदस्य होते पुस्तकी माहिती त्यांनी चांगलं म्हणजे मी का देतो खूप चांगलं म्हणतात खरं तर खोटं कसं म्हटलं तर मागचा हा जो ठराव आहे या ठराव आहे तिच्या ठरावावर मी केलं अवसर केला या ठरावात तो सब जे सदस्य होते ना तर त्यांनी आपली कामच होती ते खूप त्यांना मला म्हटलंय त्यांनी सामाजिक करून प्रत्येकाला न्याय मिळावा वा तुमची दाद तुम्ही जर घ्यायला
ठराव द्यायचं नसतं तुम्ही महासभेने ठराव का दिला ठराव घेऊन शासनाकडे का पाठवलं शासनाकडून 24 तारखेला मंजुरी मान्य 24 साला मंजुरी 25 तारखेला वर्ष घेतलं काय आणि हे याचा अर्थ माझ्या मते असेल तर ते 24 तारखेला मान्यता आली त्या लोकांना अर्ज झालं नसेल म्हणून तरी 25 तारखेला परत महासभेमध्ये ऑप्शन आणायला नाही पण माझी आपल्या सर्व विनंती आहे त्यांचं सर्व तुम्ही मान्य करा पण येणाऱ्या काळात एससी एसटी मध्ये जे काही माझे काही बंधू असतील त्यांच्यावर प्रस्ताव सरकारने पाठवा तो पाठवून त्यांना सुद्धा न्याय द्या या कोविड मध्ये महिला मुलींनी खूप कष्ट केले त्यांना टप्प्याटप्प्याने द्या पण त्यांच्याकरता झालेलं मंजुरी परत करायची जे माझ्या मते योग्य आहे ती आपण विनंती करतो आदरणीय महापौर मॅडम आयुक्त साहेबांना संपूर्ण महासभेच्या माध्यमातून संपूर्ण सभासदाच्या माध्यमातून एक प्रश्न विचारतो अत्यावश्यक सेवा हे पदे वगळून आणि याच्यामध्ये नगररचना बांधकाम जे विभाग जे 10 लोक आपण सिलेक्ट केले या 10 लोकांना एवढं प्रेम आपण एवढं दाखवलं तर आपल्याला विनंती आहे अनेक वर्षापासून एससी एसटी एनटी जे काही आपले समाज बांधव असतील जे प्रामाणिकपणे कामं करतात या लोकांसाठी पण आपण ती प्रेम दाखवलं पाहिजे फक्त 10 लोक सिलेक्टेड करून या समाजाला या सभेच्या माध्यमातून मालेगाव शहराला हा न्याय नाही मिळणार म्हणून योग्य तो आपण 10 लोक जे सिलेक्ट केले त्यांच्याबद्दल आम्ही पण माहिती ठेवतो या सभागृहालाही माहिती आपण 10 लोक कसे सिलेक्ट केलेले आहेत आणि यांच्या पाठीमागे काय राज आहे आपल्याला विनंती आहे योग्य तो निर्णय घेऊन या विषयावर पुढे चर्चा झाली मेरा जो मैंने सबसे पहले प्रश्न पूछा था कि अगर महासभा का ठहराव हुआ है तो उसको विखंडित करना किसकी जिम्मेदारी है वो तो मुझे आंसर ही नहीं मिला उसका कोई जरूरत नहीं रोलिंग लेने की लेकिन आप बोलो वो मेरे को सिर्फ बताओ कि वो ठहराव मंजूर जो करते हैं महासभा में उसको ये सवाल ही ठहराव विखंडित करने पहले तो तुम मेरा सवाल देख लो एक बार फिर से पढ़ो मैंने पिछले ठहराव को विखंडित करने का बोला ही तुम कायदा तब नहीं है ना भैया नीलेश कायदे से क्या होने वाला है उस पर बात कर मैंने क्या बोला ठहराव वो तो मैंने बताया आपके माध्यम से मैं आयुक्त साहब से बोला जाता कि अभी मुस्तकीम भाई ने बताया कि 10 लोगों को जो है रोजगार सेक्टर है अपने आंदोलन बल से के 10 लोगों का प्रस्ताव भेजे और प्रस्ताव को ऑलमोस्ट मंजूरी आ गई ये उसकी वस्तु स्थिति आ गई मेरा अभी जैसे मुस्तकीम भाई ने बोले कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही सिर्फ तुम कर सकते कोर्ट ने जो है फाइंडिंग है ऐसा उनका बोलना है मेरी मालूमात में ऐसा है कि परभणी महानगर पालिका और नवी मुंबई महानगर पालिका में बांधकाम अभियंता उप अभियंता की जो है वो भर्ती हुई अगर ये एसेंशियल कैटेगरीज में नहीं है तो फिर शासन ने इसको मंजूरी कैसे दी और दूसरा मैं महापौर मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब इतनी टेक्निकल पॉइंट है और उसमें शासन ने बार-बार अपने निर्देश में यही बोला महानगर पालिका तो कि यानी उच्च न्यायालय और कोई भी न्यायालय की कोई भी डिसीजन को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लेना तो आपने क्या निर्णय लिया जब कोर्ट के आपको इतने रिवर्स कोड किए हुए हैं तो फिर आपने करे कैसे जरा सी इसका उत्तर असलम भाई ये साहिबा ने अरे ये प्रश्न अलग है उसकी रोलिंग उसका उत्तर हो गया खत्म हो गया रोलिंग दिए उन्होंने तो ये नहीं बोले कि क्या करना है क्या नहीं करना वो स्पष्ट बोले कि इसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार रहेगी यहाँ का आयुक्त तो जिम्मेदार रहेगा यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार रहेगा वो हो गई बात वही असल में रोलिंग पर ऑर्डर आ गई है वो रिवोट चुकी है वो विषय खत्म हो गया रोलिंग आगे बढ़ गई पॉइंट ऑफ ऑर्डर आगे बढ़ गई में दूसरे सदस्य का प्रश्न है ये तुम इतने सीनियर गैर सदस्य हो गए तुम नया सदस्य मेरा प्रश्न आयुक्त साहब से मैडम प्लीज थोड़ा से आप उनको अलाउ करो कि ये कैसे क्या उन्होंने करे मेरे को समझने हमको और कुछ समझना है उन्होंने इतनी देरी कैसे करी बोलो आयुक्त साहब को डॉक्टर साहब को आप इनको बुला के उनको बताना अरे ये हक नहीं है कि हमारा महासभा में सुनने का होता महासभा में जब यहाँ पर बात सुनी गई हम भी समझना चाहते हैं
सन्माननीय महापौर आणि सभागृह आमचे क्रमांक 70 यामध्ये 10 कर्मचाऱ्यांना आस्थापनेवर कायम करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर विषय आहे. खरं तर एकूण 14 कर्मचाऱ्यांचा विषय 20/10/2021 रोजी लोकयुक्त बॉडीने मंजूर केलेला होता. मालेगाव महानगरपालिकेतील जी काही इंजिनिअरिंगची टेक्निकल पदं आहेत ती फार कमी आहे. बांधकाम विभाग असेल, पाणीपुरवठा विभाग असेल, संगणक विभाग असेल, नगररचना विभाग असेल आणि अतिशय जिम्मेदारीचं काम तिथं होतं. मी मागच्या काळामध्ये माझ्याकडे अशा बऱ्याच तक्रारी आल्या की या कर्मचाऱ्यांना सह्यांचा अधिकार नाही, कुठं काम झालेलं नसलं तरी ते तिकडे रेकॉर्ड करतात वगैरे वगैरे. आणि मग अशी भावना झाली की मागा एक ठराव झालेला आहे 2020 मध्ये की या लोकांना कायमस्वरूपी केलं पाहिजे आणि त्यांना तसे अधिकार दिले तर त्याच्यावर जबाबदारी येऊ शकते. म्हणून त्या अनुषंगानं हा ठराव केला होता. आणि एक सांगू इच्छितो की फक्त 10 कर्मचारी नाही, त्या 2020च्या ठरावातील 14 कर्मचाऱ्यांपैकी शिपाई हे पद मिळून बाकी सर्व टेक्निकल पद 13 म्हणजे सिलेक्ट केले ते दुसरी बाई म्हटले असं ते सिलेक्ट केलं नाही. 14 फक्त शिपाई हे टेक्निकल पद नसल्यामुळं बाकीच्या कोणावर अन्याय झाला असं काही नव्हतं. आणि बऱ्याच गोष्टी झाल्या की आस्थापना करता असेल, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असेल, बिंदू नामावली असेल तर मी ठराव करून प्रस्ताव पाठवला म्हणजे मंजूर झाला असा काही त्याचा अर्थ नाहीये. हा प्रस्ताव रितसर शासनाकडे जातो. शासन पूर्ण त्याचं स्फूर्ती करतं. मग ते बिंदू नामावली तपासतील, आस्थापना खर्च तपासतील, रिक्त जागा तपासतील, सगळं तपासूनच ते प्रस्तावाला मंजुरी देतील. आता डॉक्टर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे नागपूर, परभणी, नवी अशा बऱ्याच ठिकाणी असं मानधनावरील अभियंत्यांच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने कायम केलेला आहे. परंतु हा प्रस्ताव अजून चालू झालेला आहे. प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. जी आता सर्वांना चर्चा झाली की प्रस्ताव मंजूर झाला तर अशा काही प्रस्तावाने ज्या त्रुटी आहेत शासन सतत पाठवत आपल्याकडं की नाही झालाच नाही मंजूर नाही सर्वात म्हणजे अजून मंजुरी आलेली नाही. मी जबाबदारी सांगतो तर अशी कुठली मंजुरी नाही. प्रस्ताव पाठवला म्हणजे तो मंजूर झाला आणि आयुक्तांनी मंजूर केला अजिबात असं नाही. तो शासन जातं, शासन नामंजूर सुद्धा करतं, शासन मंजूर सुद्धा करतं. त्रुटीची पूर्तता होत असेल तर पूर्ण होईल नाही तर होणार नाही. त्याच्यामुळं जास्त चर्चा करण्यासाठी प्रस्ताव आपला असतो नियमात नहीं तो इस पर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ना, वो सदस्य का पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ना. पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑलरेडी लिया है इस पे. पॉइंट ऑफ ऑर्डर को नया मोहतरमा ने रोलिंग दे दिया. अब उस पर कोई दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आने का मुझे नहीं लगता है कोई. इसमें मेरी सूचना ले लो. ये जो 10 लोगों की जैसे आयुष साहब अभी बोले कि हमने भेजे मंजूर नहीं हुआ, कायदा देखना उनका काम है. रोस्टर विभागीय आयुक्त ने 1/9/2025 से 31/8/2025 तक महानगरपालिका को भेजा. ये देखना आपका काम है. जगह कितनी खाली है, SC/ST समाज के मसले आते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है. ये बिंदु नियमावली बोले वो देखेंगे, शासन देखेगा. आप आयुक्त साहब ऐसी बात मत बोलो जिससे ऐसा लगे कि सिलेक्ट में कुछ और भी मामला आ गया. ऐसी बात मत बोलो. सिलेक्ट में कलेक्ट वाला मामला नहीं होना. सिलेक्ट बोल रहा हूँ तो सिलेक्ट तक मेरी बात रहने दो. मैं निगलेक्ट करो, कलेक्ट तक ये मत जाए. तो मैंने इसमें सूचना ले लो वो महापौर मैडम के जो भर्ती मंजूर की गई है 22/5/2026 को, वो भर्ती के लिए जो रोस्टर भेजा गया है रोस्टर की मंजूरी के लिए उसको जल्द से जल्द मंजूरी करके लाना और ओपन जाहिरात निकलेगी. उसमें हमारे यहाँ जो 10 लोग काम कर रहे हैं अगर ये उसके काबिल हैं उस वैकेंसीज के तो इनको अव्वलियत देंगे और सिलेक्ट करके जो भेजी गई फाइल है उसको नामंजूर करना और ये जाहिरात का रोस्टर मंजूर करके मंगवाना और ओपन भर्ती निकालना.
कि 525 लोग जो प्रशासन राज में लगे तो इसकी नई जायदाद निकालना, ये सुन लेना। इसमें जो है अभी वही चल, सुनो ना, चल ऐसा रहा कि ये कंटिन्यू अगर यही पद्धत रही, इसमें बहुत से लोगों की हमारे पास भी तकरार आई है कि 100 से 150 लोग काम नहीं करते। सारे नगर सेवक यहाँ बैठे हैं, हम जो डिपार्टमेंट में जाते वहाँ एक ही तकलीफ एचओडी बताता, हमारे पास लोग नहीं है काम करने हैं। तो ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं? हमें जरूरत कितनी है? हम बिना वजह पगार तो नहीं दे रहे, इसलिए 525 लोगों की नई जायदाद निकालना और पहले ये तय करना कि डिपार्टमेंटली जरूरत की डिपार्टमेंट में कितने लोगों की है, और जो लोग काम नहीं करते सिर्फ साइन करते और पगार ले जाते, ऐसे लोगों को निकालना, नए लोग लेना, जरूरत के हिसाब से लोगों को लिया जाए। इसमें सिर्फ जो है एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग है, वाटर सप्लाई वालमेन लोग, उनको हम फौरी तौर पे नहीं हटा सकते, तो उनकी सर्विसेज बाकी रखना, बाकी सब लोगों को निकाल के नई जायदाद निकालना, इसमें मेरी सूचना है। ये क्या है, अगर शासन ने इसको क्या अरे विषय को लोग बहुत ज्यादा परेशान है, चारों प्रभाग में और कारपोरेशन में जहाँ जन्म दाखिला बनता है वहाँ उर्दू के जानने वाले पढ़ने वाले नहीं है। तो जब मुस्लिम नाम आता है मुसलमानों का तो नाम में गलती हो जाती है, उसकी दुरुस्ती के लिए 10-10 बार चक्कर मारना पड़ता है। तो चारों प्रभाग में और कारपोरेशन में उर्दू जानने वाले और पढ़ने वाले हो तो नाम में गलती नहीं होगी, तो शहरियान को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी मैडम ने जो बताए कि भाई जन्म दाखिले के मामले में मालेगांव शहर को बहुत और ये सभी का विषय है, लेकिन कैसा है कि बेचारे हालात को देखते हुए सब खामोश है। यानी प्रशासन का सपोर्ट करने के लिए सब तैयार है, लेकिन प्रशासन सपोर्ट नहीं कर। अभी मैं आप लोगों को एक लेटर दिया जिसमें बच्चे का नाम लिखा है जावेद और फिर खालिद। बताओ ये कोई मेरी मां ने नाम बताई क्या? मेरे पिताजी ने नाम बताया कि ऐसा शॉर्ट नाम अहमद को और अब्दुल को ये मेरी मां ने बताई होगी क्या? मेरे बाप ने बताया होगा। लिखने वाला मोहम्मद को मो लिख दे रहा, ठीक है, मुझे उसको कुछ आपत्ति नहीं, पार्टी का को लिख दे रहा। तो मेरा ये बोलना है, जब तुम लिख रहे आज की दौर में जो जहाँ से अभी जन्म दाखिला लागू हुआ, मैं समझता हूँ 1985 से लागू हुआ गए, स्कूल में कंपलसरी जन्म दाखिला देना है, तो वहाँ पे तो मैं समझता कि बहुत कम नामों में दुरुस्ती है, लेकिन जो पुराने नाम है उसमें 100% दुरुस्ती है। और हम दुरुस्ती करके जाते कोई ग्रेड आगे उसने बोगस का, जबकि आप बताओ या वो मात्रा बताए ये आप और वो क्या है। मेरा बोलना है कि ये जो दाखिला आप लोगों को दिया गया है ये मालेगांव महानगर पालिका का है, ये बताना चाहिए, बोलना चाहिए। और जन्म दाखिले में भी ऐसे ही होगा, यही शॉर्ट नाम लिखा है। लोग बोलते मोहम्मद को खाली लिखते हो, लोग बोलते अब्दुल को खाली लिखते हो, तो ये ओ लिखना अच्छा है। हम पढ़ते तो यही पढ़ते अब्दुल खाली, हम यही पढ़ते जावेद अहमद, हम यही पढ़ते, लेकिन लिखने वाले ने ये लिख दिया जब पासपोर्ट बनाने जाते हैं या कहीं स्कूल में जा रहे हैं, कहीं आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो बोलते पहले लिपि बदल के लाओ। अब लिपि बदलने के लिए क्या हो रहा मालेगांव महानगर पालिका में, ये अभी ये बताएंगे कि लिपि बदलने के मामले में क्या हो। मेरा ये बोलना है
हाउस की तरफ से कि ये जो दुरुस्ती का काम है जो ऑनलाइन हुआ, जैसे अभी 2015 के बाद से हमने चारों परिवार को बांटा, वहां से ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन जहां से हुआ ठीक है, वहां से दुरुस्ती का काम थोड़ा आज कठिन हो रहा है, इसलिए कि वो सीआरएस पोर्टल पे आ गया है, सीआरएस पोर्टल पे वो आ गया, तो उस पर दिक्कत अगर आ रही है तुमको, उसमें दिक्कत अगर तुमको आ रही है 2021 में 20 में टेंडर निकला सीआरएस पे करने का, तो वहां से अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो उसके लिए अफिडेविट वगैरह समझ सकते हैं। लेकिन 2020 के पहले जब सीआरएस नहीं आया था, जो रजिस्टर में लिखा है, रजिस्टर में खाली मराठी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है जाविद, अब वो जाविद का डबल ही लगा रहे या एक ही लगा रहे, ये हम पे डिपेंड है, डिपार्टमेंट में नहीं, हम पे डिपेंड है। हम बोलेंगे 4 ही लगा तो तुम जाविद पढ़ने के लिए 4 ही लगाओ, हम बोलेंगे 1 ही लगाओ तो तुम जाविद पढ़ने के लिए 1 ही लगाओ, क्योंकि मैं जैसा ही जाविद लिखता तुम भी जाविद ही लिखो, लेकिन मैं अगर बोलता डबल ही लगाओ 1 ही लगाओ तो वैसा करो। महापुर साहिबा, मैं आपके मतलब से आयुष को साहब को बोलना चाहूंगा, ये बहुत सेंसिटिव मसला है, ये बहुत सेंसिटिव विषय है, यहाँ पर एओ का होना बहुत जरूरी था। आज एओ साहब मुझे दिख नहीं, कहीं दब के बैठे हुए तो मालूम नहीं मुझे, बहरहाल मुझे दिख नहीं रहे, और विषय तो उनका है, तो उनका निषेध करूं मैं, एजेंडे में विषय है, एजेंडे में विषय है, और उसके बावजूद अगर वो नहीं है तो उसका उनका निषेध करना चाहिए क्या? या आयु को साहब ने जवाबदारी देना कि वो एओ को बोलेंगे, और जो भी स्कूल से दाखिला निकलेगा ऐसा स्कूल का वो लिखा हुआ है उसको पूरा स्कूल लिख के देंगे, ऐसा अहमद का आ लिखा है उसको पूरा अहमद लिख के देंगे, ऐसा मोहम्मद का मो लिखा है उसको पूरा मोहम्मद लिख के देंगे, ऐसा आयु को साहब ने जिम्मेदारी देना। और अभी जो तुम्हारा सीआरएस से नहीं गया उस पर तुम रजिस्टर करते हो, क्यों आनाकानी कर रहे हो?